मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के जो सामान्य चर्चा इस सामान्य सदन में हुई है, इस पर सरकार की ओर से मुझे आपने यहाँ पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया है। मैं आभारी हूँ सभी माननीय सदस्यों का, दलीय नेताओं का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के न केवल बजट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है, बल्कि 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं को, उनकी आशा और उनकी आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। कुल 134 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में अब तक भाग लिया है। इसमें सत्ता पक्ष के 83 माननीय सदस्य हैं और प्रतिपक्ष के दलीय नेताओं समेत 51 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब हम लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तव में हमें पिछले 6 वर्षों की इस यात्रा को भी जरूर देखना होगा। आज से 6 वर्ष पूर्व, लगभग 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का कार्य किया था। सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप 2017 से लेकर के 2022 इन 5 वर्षों तक सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कार्य किया और जनता जनार्दन का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सरकार फिर से पूर्ण जनादेश प्राप्त करके आज अपना यहां पर बजट प्रस्तुत भी की। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपना बजट प्रस्तुत किया और प्रदेश के अंदर एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने वाला, हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की भावी तस्वीर क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी अपना बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बजट
का जो आकार है ये दोगुने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट था। और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दोगुनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है, अभी भी आ रहा हूं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान। और इसलिए आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है?
ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सब इस सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले? और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था। उसके बाद लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता। लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6-7 महीने गुजर गए। खैर, मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आप कुछ कर सकें। लेकिन इसमें बैडमिंटन में सुश्री पीवी सिंधु, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक में सुश्री दीपा कर्माकर, इन 3 खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी लेकिन उनकी राशि नहीं मिल पाई। और फिर जब हमें जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है तो 26 जनवरी 2018 को हम 24 जनवरी को हमने इस 18 में इस कार्यक्रम को किया और 26 जनवरी को इन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने वो राशि उपलब्ध कराई। आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे? और लेकिन हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। गत वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से लेकर के 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में कर ली है और इसके लिए 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के अंदर
उन सभी योजनाओं को जो प्रदेश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, उनके हितों के लिए लोक कल्याण पत्र के संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप होगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था भी इस संकल्प में की गई है। और वह एक जो हमारे संकल्प पत्र को यहाँ पर कल मान्य नेता विरोधी दल प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी उचित होगा कि हम आपको बता दें और आप उसको फिर याद कर सकेंगे तो अच्छा होगा। उसको याद होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये है इसमें हाउ एडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 ईयर्स। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है। यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दुगने की बात कर रहे हैं, दुगने से ज्यादा है। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पे भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़। ये पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़े कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहा कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य
आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सब के कल्याण का भी आधार बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है। और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी। और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, ये तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाके देखिए, यूपी में सबसे कम है, मिनिमम है। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब हर उपभोक्ता वस्तु का, हर एक उसका दाम बढ़ जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएसटी देने के लिए आज हमारा व्यापारी बंधु उतावला है, कह रहा सा हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है। और यही नहीं, लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। महोदय, ये तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी महामारी। और उसमें, इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई। गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उन सबके स्किल मैपिंग के साथ साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सब को करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, या बैंकों से लोन ले लेंगे। वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एफआरबीएम एक्ट की जो लिमिट है, उसके अंदर ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान की व्यवस्था है। और राजकोषीय घाटे को हमने उसके दायरे में रखा, सीमित रखा है। ये प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना भी है कि इतनी बड़ी आबादी को कोविड 19 जैसी महामारी का सामना करते हुए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए, यह वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, जिसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए थी विपक्ष को भी। कि चलिए, आखिर जो टेस्ट हुए, क्या वे टेस्ट क्या किसी की जाति देख करके हुए थे क्या? वैक्सीन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे क्या? राशन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे क्या? नहीं। ये तो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, यही तो है। ये वही मूर्त रूप है। योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, सब तक पहुंचाने का काम किया गया। और उस सीमा को हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। कल मैं सुन रहा था नेता विरोधी दल की बातचीत को, कैसी बात कर रहे थे। और उन्होंने यहां पे खन्ना जी के बजट भाषण में शेरू शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्र कवि दिनकर की
कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन मुद्दे को भटकाने का प्रयास कैसे होता है? महोदय, एक और नमूना,
वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे ना, 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जान ही रहा है। लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे, उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी। और जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा। लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निरी, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे, वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति 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 ये सब चिल्लाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राज्य का जो अपने रेवेन्यू थे, कुल सोर्स थे, उसमें से केवल 33% का ही उपयोग हो पाया, यानी 33% ही उसमें योगदान कर रहा था। और आज जब खन्ना जी बजट को प्रस्तुत करते हैं 22-23 में, तो इसका कंट्रीब्यूशन 44% है, 44% है। 16-17 में ऋणों से वित्त का जो बजट पोषण होता था, वित्त पोषण जो होता था बजट का, वह 20% था, और 23-24 में यह घटकर के आज मात्र 16% हो गया है। यानी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। पूर्व के बजट, पहले पूर्व के बजट के लिए ही 8%, यानी बजट में 8% जो राशि थी वह तो ऋणों के ही ब्याज में चुकता हो जाती थी। आज एक घटकर के लगभग 6.5% पर आया है। 22-23 में 6.5 पर आ गया है। इसको और कम करने का प्रयास हो रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है, हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है।
और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं, तो वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं, मार्केट में ओडीओपी छा रही है, यूनियन बजट का ही पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसकी हम तौहीन करें, ये तो हम अपने हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं। उनको हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिए जाति का विषय हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसके हुनर का सम्मान है। और उसको सम्मान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं। इसकी हम चर्चा भी करेंगे अभी। महोदय, हर बजट, इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, अन्य क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य किए गए, और इसमें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे 2012 से 17 के बीच में जो बैंकिंग व्यवसाय था उत्तर प्रदेश में, वो कुल 12,79,995 करोड़ रुपए का हुआ था। और 17 से 22 के बीच में यह बढ़ करके 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, केवल बैंकिंग व्यवसाय। सीडी रेशो, बैंकों की जो पूंजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहां के यूथ को, यहां के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है, जो पहले 17 में मात्र 46% था, आज ये बढ़ करके लगभग 55% से अधिक हो रहा है, 55% क्रॉस कर रहा है। महोदय, 17 से 22 के बीच में 9,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं बन रही हैं, उसकी एक झलक ये प्रस्तुत करता है। ये रोजगार का सृजन करता है, यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है।
राज्य की श्रम शक्ति का सम्मान करता है और अर्थव्यवस्था में भी संतुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता की भी आपके पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज ये प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने जब यहां पे चर्चा हुई कि चर्चा होने लग गई कि आखिर कैसे इस 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। उन्नीस 1946 की घटना है जब भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। पहली बैठक थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इति को लेकर नहीं, अथ को लेकर के चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है, प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। इति को नहीं बल्कि अथ को लेकर के चिंता होनी चाहिए, यानी शुरुआत कैसे होनी है। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है, अपार श्रद्धा का भाव रखता है। और जो बात उस समय कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में कि क्या भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। आज हमारा योगदान क्या है, हर 16-17वां व्यक्ति देश का हर उत्तर प्रदेश में है। साढ़े पांच से लेकर 6.5 व्यक्ति, यानी में से एक व्यक्ति, एक पौवा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या उतना कंट्रीब्यूशन हमारा है? भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पर प्रश्न लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, क्या ये संभव हो पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है, तो भारत में वह क्षमता यूपी के पास है। यूपी सबसे अच्छा यूथ भी रखता है, सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। एमएसएमई
96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। कनेक्टिविटी यूपी की, रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे, यह हर प्रकार की कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के पास है। मैं तो कल मैं सोच रहा था कि नेता विरोधी दल ये ना बोलने कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बना रहे हैं या हमने शुरू कर ली थी। खैर, हो सकता है भूल गए हों, अगले भाषण में फिर बोल भी लेंगे। लेकिन 16,000 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क यूपी के पास और फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। संभावना यूपी के पास है। इनलाइन वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच, अभी 13 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, व्यापक संभावनाएं हैं और इसलिए हम इस बात को मान सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5T का मंत्र दिया, टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, इसको प्रदेश के अंदर विस्तार दिया जा रहा है। हर एक फील्ड में देख रहे हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे ही नहीं, हाईवे भी है। ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके सभी स्कूल कॉलेजेस को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इसमें तो हर एक को खुश होना चाहिए। हमारे पास स्केल भी है और स्किल भी है और 6 वर्ष में स्पीड भी बढ़ी है। यह भी उत्तर प्रदेश के पास है। महोदय, प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ उत्तर प्रदेश को कैसे प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के माध्यम से देश को कैसे प्राप्त हो, इन सब पर ध्यान देने के लिए ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और मैं बार बार कहता हूं, देश की कृषि योग्य भूमि में से 11 से 12% हमारे पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन 19 से 20% यूपी करता है देश के लिए। अगर ये कर सकता है, और मेरा मानना है अब इसमें 3 गुना अधिक क्षमता है, इसको और 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर, राजघाट, रामनगर में, प्रयागराज में भी टर्मिनल बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फ्लोटिंग टर्मिनल आदि बनने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है, जिससे यहां के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में हम एक व्यवस्था दे सकें। दादरी में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और बोड़ाकी में भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में 100 एकड़ भूमि में फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में यह कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की इन सभी क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
और उसमें हम लोगों ने महोदय 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिस पे लगातार कार्य चल रहा है। मैं तो चाहता था इस सदन में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि हमारे सहयोगी दलों के लोग तो आएंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जब चर्चा हुई थी तब समाजवादी पार्टी सदन से वॉकआउट करके भाग गई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी का सर्वथा उन्मूलन, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, अन्नदाता किसानों का उत्थान, मातृशक्ति को मिले सुरक्षा की गारंटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी मुद्दों को लेकर के थी। 36 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई, लेकिन शिवपाल जी को छोड़ करके बाकी सपा गायब थी। और उनकी कभी कभी रुचि मुझे लगता है डेवलपमेंट पे है, लेकिन बाकी सपा गायब थी और इसलिए चुनाव में जनता ने उसको सफाया भी कर दिया। और महोदय 10 सेक्टर जो हमने चिन्हित किए, उत्तर प्रदेश किसी पोटेंशियल को ध्यान में रखकर किए। हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश उसे अचीव करेगा। जो टारगेट तय किए गए हैं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कोविड कालखंड ने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, हमारी स्पीड को भी बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे फिर भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसमें पहला सेक्टर है कृषि का। कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, रेशम विकास, लघु सिंचाई, भूगर्भ सिंचाई, सिंचाई और जल संसाधन, सहकारिता, ये सभी को इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर है अवस्थापना और औद्योगिक विकास का। अवस्थापना और औद्योगिक विकास में विकास के साथ साथ एमएसएमई, हथकरघा और वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों या एक्सप्रेस हाईवेज हों, खादी, ग्रामोद्योग, एनआरआई और संस्थागत वित्त, ये इस सेक्टर में रखे गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, ये समाज कल्याण से जुड़े हुए महिला कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, सशक्तिकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वर्क, श्रम और सेवायोजन, खाद्य और रसद, ये सभी इस सेक्टर में रखे गए हैं जिस पर कार्य चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टर, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विकास सेक्टर में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, राजस्व और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये सभी इस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं। नगरीय विकास सेक्टर, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा वन, वन्य जीव, ये सभी सेक्टर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति सेक्टर में संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, ये सभी भाषा आदि इस सेक्टर के अंदर है। शिक्षा के सेक्टर में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी और युवा कल्याण से जुड़े हुए सेक्टर हैं। राजस्व संग्रह में इसमें जीएसटी है, कर एवं निबंधन है, आबकारी है, परिवहन, भूतत्व एवं खनिज कर्म और विविध सेक्टर में गृह है, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक और होमगार्ड जैसे हैं। प्रत्येक सेक्टर की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, उसके टारगेट फिक्स किए गए हैं और उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं।
मैं भी सेक्टर वाइज थोड़ी चर्चा इस पर जरूर करूंगा, क्योंकि कुछ सेक्टर से जुड़े हुए यहां पर चर्चा भी इसके बाद होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में एक चर्चा की गई, एक घोषणा हुई है फैमिली आई कार्ड की। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्येक परिवार की मैपिंग कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा कार्य लगातार जारी है और बहुत शीघ्र न केवल रोजगार अथवा स्वरोजगार का भी तो शासन की उन योजनाओं से भी जोड़ने का है। राशन कार्ड किसके पास है, आवास की सुविधा की क्या स्थिति है, शौचालय की स्थिति क्या है, विद्युत का कनेक्शन की क्या स्थिति है, उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है, पेंशन की क्या स्थिति है, किन किन योजनाओं से परिवार आच्छादित है, किसकी आवश्यकता उसको है, बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए फैमिली आई कार्ड, इसकी घोषणा इस बजट में इसमें की गई है। महोदय, उत्तर प्रदेश की स्पीड को देखना है। नीति आयोग ने 112 आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे देश के अंदर। आकांक्षात्मक जनपद वे थे जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे। उनमें से 8 यूपी के भी थे। 4 जनपद नेपाल सीमा से जुड़े हुए सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। शेष 4 जनपद थे चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। इन 8 में 75 इंडिकेटर्स के साथ कुछ पैरामीटर तय थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन थे, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये सभी सेक्टर थे जिन पैरामीटर्स पे कार्य होना था। और उस पर कार्य करते समय 2017 के पहले की तस्वीर क्या है और 2017 के बाद की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे सदन को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए थे, देश के अंदर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है, 10 में से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद थे, 5। और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद है। और उसी फार्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने आज विकास खंडों की तरफ भी इस यात्रा को प्रारंभ किया है। 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड की उन्हीं पैरामीटर, उन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर चिन्हित करते हुए उनको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की व्यवस्था। बजट में 100 नगर निकायों की भी घोषणा हुई है। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के अंदर नगर निकायों की संख्या बढ़ी है। आज 762 नगर निकाय हैं। ये 762 नगर निकाय, इन 762 नगर निकायों में बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी नए नए नगर निकाय बने हैं। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि नगरीय सुविधा का लाभ हमें भी मिले और मिलना भी चाहिए। ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां की जनता को उनका हक दे, उनका अधिकार दे, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पे विकास की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करे। और पहली बार 100 नगर निकाय को चिन्हित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। स्मार्ट सिटी से अलग है, अमृत योजना का अलग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास की योजनाओं का अलग है। और ये 100 नगर निकाय वे होंगे
जो अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, लेकिन एक उनके मन में चाहत है कि मैं भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सकूं, उन पे भी अब पैरामीटर तैयार करते हुए उन पर भी हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इसके लिए भी यहां पर किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर जनपद की, यानी स्टेट की जीडीपी तो है, हर जनपद की भी अपनी जीडीपी हो। और मैं अभिनंदन करूंगा पूरे सदन का कि उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर जनपद में आयोजन करके शुरुआत कर दी है कि विकास की चाहत हर जनपद की है और विकास हर जनपद का होना चाहिए। पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं, हर जनपद के अंदर। एस्पिरेशनल विकास खंडों की अगर हम डाटा देखेंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का शुभचिंतक होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा उसका, कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, इन जनपदों में भी नए निवेश के प्रस्ताव आए। ये निवेश डेवलपमेंट और रोजगार का भी सृजन करता है, तो प्रस्ताव आए हैं। और ये जीडीपी के निर्माण की कार्रवाई की सेक्टोरियल और क्रॉस सेक्टोरियल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एकत्रित किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके माध्यम से प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने की एक नई दिशा में एक नया प्रयास। और महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए, 33 से लेकर 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो प्राप्त हुए हैं, ये केवल अब एक क्षेत्र विशेष में नहीं है। मैं कह सकता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हुए हैं, बुंदेलखंड में भी 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और 75 के 75 जनपदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को भी दूर करने में मदद करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धि है वो हर व्यक्ति जान रहा है कि 14 से नंबर 2 पर आना, देश के अंदर इस स्पीड को और तेजी के साथ रिफॉर्म करते हुए, हर सेक्टर में रिफॉर्म करते हुए आज जिस दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है वह एक अच्छा प्रयास है। और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर जो हमने सेक्टर चिन्हित किए हैं, मेरा मानना है कि 6,90,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, यह उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की आधारशिला के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधार को रख रहा है, उत्तर प्रदेश को एक स्पष्ट दृष्टि दे रहा है, और उसका पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, जो अलग अलग सेक्टर चिन्हित हैं $1 ट्रिलियन के लिए भी, और उसका किस रूप में यहां पर किया गया है आप देखेंगे। 2017 के पहले क्या था, चीनी मिलें औने पौने दाम पर बिक रही थी या बंद हो रही थी, किसानों की आय बढ़ने का कोई प्रयास नहीं, किसान आत्महत्या करने को विवश थे, फसल खरीद में दलालों का हस्तक्षेप था, कृषकों हेतु दूसरी मंडी में उत्पाद विक्रय के प्रावधान नहीं थे, मंडी परिसर के बाहर विक्रय पर प्रतिबंध था, मंडी यार्ड के बाहर कृषि उत्पाद के विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध था, और मंडी शुल्क की दर 1-2% थी। हर व्यक्ति परेशान था। और महोदय, 17 के बाद अगर आपको देखना है, अन्नदाता किसान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। सरकार का पहला बजट ही अन्नदाता किसान को समर्पित था। हमने पहले ही कैबिनेट में अन्नदाता किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को
आगे बढ़ाया था। 86 लाख किसानों को इसका लाभ दिया था। प्रदेश के जो स्टेट जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का योगदान आज 26% है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में फोकस करना ही था और राज्य सरकार ने जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 2016-17 की तुलना में 2022-23 में कृषि विकास की दर स्थिर मूल्य के आधार पर अगर हम देखेंगे ये 3 गुना, लगभग 3 गुना बढ़ी है। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुई थी, इसमें 12 किस्तों में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान के अकाउंट में सीधे सीधे पहुंचा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज की आवश्यकता क्या है? विष मुक्त खेती। एक कैंसर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर के जो मामले आ रहे हैं, असमय हार्ट अटैक की जो मामले आ रहे हैं, क्षमता से अधिक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग करने का दुष्परिणाम है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि विभाग ने इस पर कार्य प्रारंभ किया है। हमारे कृषि मंत्री इस पर विस्तार से बताएंगे भी कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती क्या है, कितनी कार्यशालाएं उन्होंने की हैं, कैसे इसका विस्तार दिया है, कैसे हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हम वहां पर लैब्स की स्थापना कर रहे हैं, कैसे अन्नदाता किसान की आमदनी को आगे बढ़ाने और विष मुक्त खेती से हम एक किसान की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। सिंचाई 17 के पहले की स्थिति क्या थी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में इस परियोजना के बारे में योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। 2017-18 तक भी नहीं बन पाई थी, फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, धन्यवाद आपको। चलिए, मुझे तो अच्छा लगा शिवपाल जी, आपको याद है। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। लेकिन बाणसागर, हाँ आपसे पहले प्रारंभ हो गई थी। और बताइए, और क्या? मैं आ रहा हूं। बाणसागर में, अर्जुन सहायक में हमने करा दी है करीब 90%। करीब ही कर पाए थे ना, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करेंगे नहीं, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था। लेकिन महोदय, 6 महीने पहले ये विभाग नहीं हटता तो हाँ, सब हमें ही तो यही तो धोखा हुआ था। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज, जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे आपके संपर्क में भी बहुत रहे, ठीक है, बहुत 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है, तो आपको सब पता है। हाँ। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं।
और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन 17 से लेके 22 के बीच में सिंचाई की 20 से अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी की और जिनसे अब अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए पानी मिलना प्रारंभ हुआ है। 11 डैम मैंने बुंदेलखंड में और बना दिए और 100 तालाब खुदवा दिए थे। ये भी तो बता, आप करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया गया। देखिए जितना पैसा आप करा दिया, जितना पैसा हम दे रहे हैं, अगर इतना पैसा आपको भी दिया होता तो आप भी कर सकते थे। नहीं, डबल इंजन सरकार तो सबके लिए था जी, ऐसा नहीं था, वो सबके लिए था। और महोदय इससे लगभग 21 लाख 42,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर मैं अन्नदाता किसानों की तरफ बढ़ूं, 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीद हुआ है। शिवपाल जी अगर थोड़ा नोट कर लेंगे तो थोड़ा एक देख लेना कि डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान मीडिएटर के माध्यम से ही हुआ, एजेंट के माध्यम से हुआ, लेकिन हुआ। और 17 से 22 के बीच में 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ है और यह खरीदा गया है और 40,159 करोड़ रुपए का सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भुगतान हुआ है। अब ये 12,800 करोड़ और 40,159 करोड़ रुपए में ये तो तिगुने से अधिक पैसा है, यानी अन्नदाता किसान को 3 गुना अधिक दाम मिला है। लागत का भी देखिए, एमएसपी की घोषणा 67 में हुई थी, हाँ वो तो हर व्यक्ति जान रहा है। 2018 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एमएसपी का नया घोषित किया तो उसमें लागत का 1.5 गुना सीधे सीधे किसान को मिल रहा है और एमएसपी की घोषणा उसी आधार पर हुई है। ये पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ है और ये मोदी सरकार ने दिया है, डबल इंजन सरकार ने अन्नदाता किसानों को दिया, इससे पहले कोई नहीं दे पाया था। धान 12 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, ये भी एजेंट के माध्यम से, मीडिएटर थे। 17 से 22 के बीच में 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और 50,420 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। ये धान का मूल्य भुगतान किसान के डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हुआ है। और इस वर्ष भी अब तक 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ है, 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में हुआ है। अगर आप जोड़ेंगे लगभग 3 गुना से ज्यादा है ये। देखिए ये अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने के तरीके, और हमारे राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्य होंगे वो जानना चाह रहे होंगे गन्ना किसानों का। चौधरी साहब की क्रम भूमि रमाला की चीनी मिल इसी सरकार में बन पाई। पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं थी चौधरी साहब के नाम पे वोट लेने के लिए। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे वोट लिया जाता है लेकिन उनके किसी आदर्श को फॉलो नहीं किया जाता, ऐसे चौधरी साहब के साथ भी होता था। रामाला चीनी मिल, बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल, गोरखपुर की पिपराई चीनी मिल, ये सब डबल इंजन सरकार के द्वारा ही लगाई गई। और अब तक 1,98,000
434.98 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। और मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं आगे क्या पूछने वाले हैं आप। हाँ, कर रहे हैं। और कुल 5800 से लेके 6000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया है। 119 चीनी मिलें चली। 119 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। महोदय, हमारा बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था। यह विभाग तो आपके पास नहीं रहा होगा, क्यों? पानी नहीं, इस समय पीने के लिए पानी का मैंने परीक्षा में एक डैम बनाया था, पूरा नहीं किया। पानी पीने के लिए पीने के लिए हैं? पीने के लिए झांसी और बुंदेलखंड पीने के लिए। हाँ, और उस समय 15-16 में भारत सरकार ने टैंकर भी भेजे थे पानी के, लेकिन आप लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में वे वापस हुए थे। इस समय बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। हर घर नल योजना आज साकार रूप ले रही है। आपको एक बार थोड़ा भ्रमण करना चाहिए शिवपाल जी, वहां जाके देखना चाहिए, जरूर जाइए। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर वहां जाएंगे तो अब तक लगभग 82 लाख से अधिक घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है। और हमारा प्रयास है कि 2024 तक हम लोग जो प्रदेश के अंदर 2,26,00,000 से अधिक परिवार हैं जिन तक अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन परिवारों को हम हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध और क्वालिटी वाटर की सप्लाई कर सकेंगे। योजना जो है टंकियों के माध्यम से है। गर्मी का दिन है, जो आपकी टंकियां मर रही हैं, पानी 10 साल में पानी पहुंच पाएगा गांव में। आप चिंता मत करें। गांव के बारे में बड़े बड़े मजरे ऐसे गांव सभाएं हैं, 15-20 पूर्वे हैं, वहां पर टंकियों द्वारा पानी नहीं पा। इस समय आपसे बात आ जाए, बैठिए, बीच में नहीं का दिन है, कम से कम हैंडपंप उसके साथ हर बार नहीं बैठिए, कोई एक आधा विषय हो तो पूछा जा सकता है। महोदय, हम लोग प्रदेश के अंदर हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डबल इंजन सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे परियोजना में कानपुर तो सबके सामने उदाहरण है। कानपुर में सीसामऊ से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा जी में। टेनरीज का इफ्लुएंट भी जाजमऊ के पास गिरता था। और उसके बाद नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज सीसामऊ से एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता। 52 एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और 7 परियोजनाओं पर बहुत शीघ्र कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ भी किया था। प्रयागराज कुंभ अपनी स्वच्छता, अपनी सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए विख्यात हुआ। दुनिया उमड़ पड़ी थी प्रयागराज में। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2023-24 में कृषि के निजी नलकूप में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में 50% की छूट दी। और इस बजट में फेज वाइज बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है कि हम उसको 100% तक पहुंचा सकें। वहां तक कार्रवाई हो रही है। पीएम कुसुम योजना 30,000 सोलर पंपों की स्थापना की कार्रवाई और सिंचाई की जो परियोजनाएं लंबित हैं जिन्हें हम लेने जा रहे हैं, शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना,
मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध, लखेरी बांध, इन सब पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है और इनको भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और अपने अन्नदाता किसानों को दलहन तिलहन के मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए भी, बीज आदि के मिनी किट उपलब्ध कराने की भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अन्नदाता किसान अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। मुझे याद है 2015-16 में भारत सरकार ने 20 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को कहा था। राज्य सरकार ने नहीं लिया। 17 में आने के बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव अपना भेजा और हमें मिले। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आपस में एक बेहतर कोलैबोरेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों की ट्रेनिंग, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छे बीज उपलब्ध कराने के भी एक मंच ये सब केंद्र बन रहे हैं और महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी सरकार देने जा रही है। इसी बजट में उसका प्रावधान भी किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है। कृषि शिक्षा के लिए भी, उसके उन्नयन के लिए भी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और राशिद गौ आश्रय स्थल के लिए भी मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन निधि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, इन सब के लिए भी व्यवस्था की गई है और जल जीवन मिशन, हर घर नल के लिए भी 22-23 के बजट में 19,500 करोड़, 23-24 के बजट में 21,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। 34 से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है, नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में किया गया है और अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी शिक्षा, सभी पे फोकस करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें देखेंगे पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। महोदय, प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर
ये 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015, शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015, बीआरजीएफ घोटाला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी। ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है। सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये 2015 का 26,369 79 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में। ये उत्तर प्रदेश का है, 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल। रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी। इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं। ये 6 अप्रैल 15 का। और सरकार, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये मान्यवर प्रदेश में होता था। पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका चल। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी। अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार होकर? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है। उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 के
सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय। और इसीलिए पुलिस रिफॉर्म में 7 पुलिस कमिश्नरेट भी घोषित किए गए और 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए साइबर थाने की व्यवस्था, एफएसएल लैब्स की स्थापना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही। इसी सत्र में हम लोग वहां पे अपने कार्यक्रम को, वहां पे पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ई प्रोसिक्यूशन में देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। नवीन संशोधित जेल मैनुअल भी प्रदेश ने किया है, घोषित किया है। और मेरठ में धन सिंह गुर्जर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। महोदय, ये प्रदेश के अंदर वे कार्यक्रम हैं जिन्हें अलग अलग सेक्टर के माध्यम से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में वर्ष 23-24 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट का पैसा आपने देखा होगा, हर एक सेक्टर के लिए पैसा है, हर एक योजना के लिए पैसा है, हर एक तबके के लिए पैसा है। कोई तबका अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता और फिजूल खर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट जो बताती है मुझे, प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अकेले सफाई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इन्वेस्टर समिट में इस 17 से 22 के बीच में जो हम लोग किए हैं, इसमें मात्र 21 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिवपाल जी, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। ये राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है ये बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञानार्जन क्या करें। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है, अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता।
लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचानें। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए, गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है।